दोस्तों, कुछ कहानियाँ शोर से शुरू नहीं होती। वे एक खामोश रात, एक अनजान चेहरा और एक गलत फैसले से जन्म लेती हैं। ये कहानी जो आज आप सुनने जा रहे हैं, उसी रात से शुरू होती है जब एक अस्पताल के बेड पर पड़ा एक लावारिस इंसान सिर्फ एक मरीज नहीं था, बल्कि आने वाले तूफान की पहली आहट था। और उस तूफान से सबसे पहले जिसकी जिंदगी टकराने वाली थी, वो थी पायल, जिसकी कहानी आज आप सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। उस रात हॉस्पिटल सोया नहीं था। मशीनों की आवाज थी, लाइटें जल रही थीं, फिर भी कुछ ऐसा था जो हवा में अटका हुआ था, जैसे कोई अनकहा सच अंदर घुसने वाला हो। मैं नाइट ड्यूटी पर थी कि अचानक सायरन की चीख ने सब कुछ हिला दिया। एम्बुलेंस रुकी, दरवाजा खुला और मौत जैसी खामोशी अंदर चली आई। स्ट्रेचर पर पड़ा वो जिस्म किसी इंसान जैसा नहीं लग रहा था। पट्टियों, मिट्टी और खून से लिपटा हुआ, जैसे किसी जंगल ने उसे उगल दिया हो। कोई इसके पास नहीं जाएगा। डॉक्टर खुराना की आवाज ऐसी थी जैसे फैसला सुनाया जा रहा हो। ये पुलिस का मामला है और ये आदमी खतरनाक हो सकता है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस ड्रिप सेट को और कसकर पकड़ा। खतरनाक? मुझे सिर्फ वो खून दिख रहा था जो हर सेकंड जमीन पर गिर रहा था। अगर ये इलाज नहीं हुआ, मेरी आवाज शांत थी लेकिन पीछे हटने वाली नहीं, तो ये केस नहीं बचेगा। वार्ड में खड़े लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी ने कदम आगे नहीं बढ़ाया। ये लावारिस नहीं लगता, डॉक्टर ने चश्मा ठीक करते हुए कहा। शक्ल सूरत बता रही है कि किसी गलत दुनिया से आया है। मैंने स्ट्रेचर की तरफ देखा। सफेद पट्टियां अब सफेद नहीं थीं, खून ने अपना रंग छोड़ दिया था। मैं नर्स हूं, मैंने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। जज नहीं। अगले ही पल मेरी उंगलियां उसकी कलाई पर थीं। ठंडा, इतना ठंडा कि रूह तक सिहर जाए। एक पल को लगा देर हो चुकी है, लेकिन फिर मेरी उंगलियों के नीचे एक बेहद हल्की सी हरकत हुई। उसकी नब्ज कमजोर थी लेकिन जिंदा। वो जिंदा था। उस एक धड़कन ने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया। मुझे नहीं पता था कि जिस हाथ को छूने से आज सब डर रहे हैं, वही हाथ कल मेरी पूरी दुनिया हिला देगा। उस रात मैं सिर्फ ड्यूटी पर नहीं थी, मैं किस्मत के ठीक सामने खड़ी थी। और बेड नंबर 4 पर पड़ा वो अनजान इंसान मरीज नहीं था, वो एक रहस्य था। और उस रहस्य को सबसे पहले मैंने महसूस किया था। मेरा नाम पायल है। जिंदगी की किताब के पन्ने पलटूं तो अतीत किसी पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म की तरह चलता है। हम 2 भाई बहन थे, मैं बड़ी और भाई छोटा, प्रखर। हमारी माँ ने हमें माँ और बाप दोनों बनकर पाला था। हमारे पापा हमारे बचपन में ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। माँ ने कभी भी हमें अनाथ होने का एहसास नहीं होने दिया। वो खुद एक सरकारी अस्पताल में आया की नौकरी करती थी। घर के हालात बहुत ही मुश्किल थे, लेकिन माँ के सपने कम नहीं थे। पायल, मेरी बेटी, तुम्हें खूब पढ़ना है। तुम्हें मेरी तरह लोगों के निशान बने हुए फर्श को साफ नहीं करना है, बल्कि तुम्हें लोगों के जख्मों को साफ करना है, मसीहा बनना है। माँ अक्सर रात को मेरे बालों में तेल लगाते हुए कहती थी। उनके हाथों में वो खुरदरापन था जो मेहनत करने वाली औरतों का जेवर होता है। हाँ मम्मी, मैं नर्स बनूंगी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करना। और प्रखर, वो क्या बनेगा? मैंने मासूमियत से पूछा। माँ का चेहरा धुंधला पड़ जाता। प्रखर के लिए तो भगवान पर ही मैंने सब कुछ छोड़ रखा है। उसका उठना बैठना जिन लड़कों के साथ है, मुझे डर लगता है। और माँ का डर सच साबित हुआ। प्रखर आवारागर्दी और बुरी संगत का शिकार हो गया। 12वीं में 2 बार फेल होने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। वो सारा दिन गली के नुक्कड़ पर खड़ा रहता या जुआ खेलता। दूसरी तरफ मैंने अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर लगा दिया। नर्सिंग की डिग्री पूरी की तो माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो खुशी शायद उनकी जिंदगी की आखिरी बड़ी खुशी थी। इसी दौरान मेरे लिए रिश्ता भी आया। लड़का अच्छी नौकरी करता था, उसका परिवार भी छोटा था। माँ ने सोचा कि बेटी के प्रति फर्ज निभा दें तो वो सुकून से मर पाएंगी। फिर मेरी शादी कर दी गई। मैं दुल्हन बनकर नए घर पहुंची। सोचा था कि दुख की घड़ी अब खत्म हो गई है, लेकिन मुझे क्या पता था कि अभी तो मेरे लिए नई मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। शादी के शुरुआती 2 साल ठीक रहे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, सास और नंद का व्यवहार बदलने लगा। वजह थी मेरी गोद का खाली होना। बहू, तुम्हारी शादी को 3 साल होने जा रहे हैं। कम से कम अब तो कोई खुशखबरी सुना दो, या फिर बांझपन तुम्हारी किस्मत ही बन चुका है।
मेरी सास अक्सर सुबह नाश्ते की टेबल पर मुझे ताना मारती थी। मेरा निवाला गले में ही अटक जाता। डॉक्टर कह रहे हैं कि सब ठीक है, बस भगवान की मर्जी है। मैं सफाई देने की कोशिश करती। भगवान की मर्जी है या ये तुम्हारे खुद के कर्म हैं? मेरे बेटे का वंश आगे कैसे बढ़ेगा? मेरे पति सतेंद्र शुरू में चुप रहते थे, लेकिन फिर उनकी बातों में भी तीखापन दिखने लगा। वो रात को देर से घर आते और मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करते। 5वां साल शुरू हुआ तो एक दिन सतेंद्र मेरे सामने कागज लेकर आ गए। ये क्या है? मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं दूसरी शादी कर रहा हूं पायल, क्योंकि मुझे अपना बच्चा चाहिए और तुम वो मुझे नहीं दे सकती। मैं अपना नाम मिटते हुए नहीं देख सकता। सतेंद्र का अंदाज इतना ठंडा था जैसे वो कोई बहुत ही मामूली बात कह रहे हों। सतेंद्र, इसमें मेरी क्या गलती है? हम इलाज तो करवा रहे हैं ना? मैं उनके पैरों में बैठ गई। गलती किस्मत की है। मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। आज ही अपना सामान उठाओ और अपनी माँ के घर चली जाओ। तलाक का शब्द मेरे वजूद पर हथौड़े की तरह लगा। मुझे उसी रात घर से निकाल दिया गया। मैं अपना वो छोटा सा सामान लेकर माँ की दहलीज पर वापस आ गई। माँ मुझे देखकर रो पड़ी, लेकिन मैं नहीं रोई। मेरे आंसू सूख चुके थे। मैंने तभी फैसला कर लिया था कि अब मुझे जज्बातों से नहीं, सिर्फ अपने अधिकार के साथ जीना है। माँ के घर के हालात पहले से ही खराब थे। प्रखर की शादी हो चुकी थी। भाभी का व्यवहार माँ के साथ हद से ज्यादा बेइज्जती भरा था। मेरे आने से जैसे बारूद को चिंगारी मिल गई। लो जी, अब ये तालाकशुदा ननद भी हमारे सिर पर आकर बैठ गई। पहले ही महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, अब एक और खाने वाला मुंह आ गया है। भाभी ने मुझे देखते ही प्रखर के कान भरना शुरू कर दिए। प्रखर, जो कभी मेरा छोटा भाई था, पूरी तरह से बदल चुका था। शादी के 2 महीने बाद ही उसने माँ से अलग होने का फैसला कर लिया। देखो दीदी, मेरा अपना खुद का परिवार है। मैं माँ का और तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकता। तुम दोनों अपना इंतजाम खुद कर लो। प्रखर ने बेरहमी से फैसला सुनाया और अपनी पत्नी को लेकर ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गया। वो माँ को खर्चा देना तो दूर की बात, शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। माँ बूढ़ी हो चुकी थी और उनकी हड्डियों में अब दम नहीं था कि वो दोबारा नौकरी कर सकें। घर का किराया, दवाइयों का खर्च और रोटी, ये सब मेरे कंधों पर था। मैंने अपने आंसू पोंछे और उठकर खड़ी हो गई। मैंने हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, जहां माँ काम करती थी। मेरी नर्सिंग की डिग्री और माँ की पुरानी सेवा के बदले में मुझे वहां स्टाफ नर्स की नौकरी मिल गई। सैलरी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन इतनी थी कि मैं और माँ इज्जत की रोटी खा सकते थे। जिंदगी एक डगर पर चल पड़ी। सुबह सवेरे हॉस्पिटल जाना, मरीजों की देखभाल करना, उनके जख्मों को धोना और शाम को थका हारा घर वापस आना। माँ मेरा एकमात्र सहारा थी, लेकिन शायद भगवान को मेरा ये छोटा सा सहारा भी मंजूर नहीं हुआ। एक शाम जब मैं ड्यूटी से वापस आई तो माँ चारपाई पर लेटी थी। मुझे लगा कि वो शायद सो रही हैं, लेकिन वो तो इस दुनिया को छोड़कर ही जा चुकी थी। माँ की अर्थी पर प्रखर कुछ देर के लिए आया। उसने बस फॉर्मेलिटी से भरे हुए आंसू बहाए और चला गया। मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई। वो घर, जहाँ कभी माँ की सांसों की गर्मी थी, अब शमशान की तरह खामोश था। रातें काटना मुश्किल हो गया था। मैंने अपने आप को काम में व्यस्त कर लिया। मैं डबल शिफ्ट करने लगी ताकि घर के खालीपन का सामना न करना पड़े। हॉस्पिटल ही अब मेरा घर था। बहुत सारे मरीज आते वहां। कुछ हेल्दी होकर मुझे आशीर्वाद देकर जाते, तो कुछ मेरे सामने ही दम तोड़ जाते। मौत को इतना करीब देखते हुए मेरा दिल पत्थर का हो चुका था, या शायद मैंने खुद को पत्थर का बना लिया था ताकि अब और कोई दुख उसमें दरार न डाल सके। अक्सर जब वार्ड में किसी बच्चे की पैदाइश होती और मिठाई बांटी जाती तो मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द उठता। काश मेरी कोई औलाद होती। काश मेरा भी कोई सहारा होता जो बुढ़ापे में मेरा हाथ थाम लेता। लेकिन सोचने और होने में तो जमीन आसमान का फर्क होता है। मैंने इन ख्यालों को झटक दिया और खुद को ट्रे में रखी दवाइयों और इंजेक्शनों तक ही सीमित कर लिया था। फिर वो रात आई। मेरी ड्यूटी एक्सीडेंटल वार्ड में थी। नाइट शिफ्ट थी। हॉस्पिटल की गैलरी बिल्कुल सुनसान थी। शांति थी। सिर्फ इमरजेंसी की हल्की रोशनी जल रही थी। मेरे साथ नर्सिंग काउंटर पर मेरी कलीग सुनीता बैठी थी। आज रात सुकून है, वरना पिछले हफ्ते तो ट्रैफिक के हादसों ने सांस तक नहीं लेने दी। सुनीता ने चाय का कप मेरे सामने रखते हुए कहा,
सुकून तो कुछ समय के लिए होता है सुनीता। हॉस्पिटल में खामोशी तूफान के आने की चेतावनी होती है। मैंने फाइल पर दस्तखत करते हुए जवाब दिया। अभी मेरी बात पूरी हुई ही थी कि बाहर से एम्बुलेंस के सायरन की आवाज गूंजी। आवाज करीब आती गई और फिर इमरजेंसी गेट पर रुक गई। उसके तुरंत बाद स्ट्रेचर के पहियों की गड़गड़ाहट और वार्ड बॉय की तेज आवाज सुनाई दी। डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। मैं और सुनीता अपनी कुर्सियों से उठकर खड़े हो गए। सामने से जो स्ट्रेचर लाया जा रहा था, उस पर मौजूद मरीज को देखकर वार्ड में मौजूद बाकी मरीजों के भी रोंगटे खड़े हो गए। उसका पूरा चेहरा पट्टियों से ढका हुआ था। सिर्फ आंखों और मुंह की जगह मामूली सी जगह से छोड़ी गई थी। शरीर पर जगह जगह बहुत सारा खून जमा था। कपड़े फटे हुए थे, जैसे उसे किसी धमाके से निकाला गया हो या फिर किसी ने बेदर्दी से उसे अपने जुल्म का निशाना बनाया हो। ये कौन है? सुनीता ने घबराए हुए अंदाज में पूछा। लावारिस है, वार्ड इंचार्ज ने काउंटर पर फाइल फेंकते हुए कहा। पुलिस वाले इसे हाईवे के पास झाड़ियों से उठाकर लाए हैं। कोई भी आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, कोई भी मोबाइल नहीं है। इसकी जेबें खाली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसे बहुत बुरे तरीके से मारा गया है। मैंने फाइल उठाई। नाम के खाने में अनआइडेंटिफाइड लिखा हुआ था। डॉक्टर खुराना ने उसका शुरुआती चेकअप किया और सिर हिला दिया। इसके बचने के चांस बहुत कम हैं। इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल चुका है। चेहरा तो शायद पहचान के काबिल भी नहीं रहा। इसे कोने वाले बेड पर शिफ्ट कर दो। सब नर्स कतराने लगी। सुनीता ने मेरे कान में धीरे से कहा, पायल, उसके पास मत जाना। सुना है पुलिस को शक है कि ये कोई मुजरिम है। ऐसे लोगों के दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन होते हैं। कल को कोई उसे मारने के लिए यहाँ पहुंच गया तो हम भी लपेटे में आ जाएंगे। मैंने सुनीता की तरफ देखा और फिर उस अकेले मरीज की तरफ। 3 दिन से वो उसी बेड पर पड़ा था, बिना किसी हरकत के। न कोई उसका हाल पूछने आया, न कोई दवा लाकर देने वाला था। हॉस्पिटल के स्टाफ ने उसे बेड नंबर 4 का नाम दे दिया था। मैं धीरे धीरे चलती हुई उसके बेड के पास गई। उसके सीने का उतार चढ़ाव बता रहा था कि वो सांस ले रहा है। पट्टियों के बीच से उसकी आंखें बंद दिख रही थीं, लेकिन मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था। ये इंसान जो भी था, बहुत ही तकलीफ में था, और तकलीफ का कोई धर्म, कोई नाम नहीं होता। पानी बहुत ही धीमी, बड़ी मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाज निकली। मैं चौंक गई। ये 3 दिनों में पहली बार था कि उसने कोई आवाज निकाली थी। मैंने तुरंत जग से पानी गिलास में डाला और एक छोटा सा पाइप उसके सूजे हुए होठों के बीच रख दिया। उसने कुछ घूंट पिए और फिर धीरे से आंखें खोल दी। उसकी आंखें भी सूजी हुई थीं। पलकों के किनारे नीले पड़ गए थे, लेकिन उन आंखों के अंदर एक अजीब सी गहराई थी। वो वहशत नहीं थी जो आमतौर पर मुजरिम की आंखों में होती है, बल्कि एक खामोश प्रार्थना थी, एक दर्द जो सदियों से टिका हुआ लग रहा था। मैंने उसकी आंखों में देखा और मुझे अचानक अपना आप याद आ गया। वो अकेलापन, वो बेबसी जो मैंने माँ के जाने के बाद महसूस की थी। लावारिस वो नहीं था, लावारिस तो मैं भी थी। मैंने फैसला कर लिया। सुनीता, मैंने काउंटर की तरफ मुड़कर कहा, इसकी फाइल मुझे दे दो। आज से बेड नंबर 4 की जिम्मेदारी मेरी है। तुम पागल हो गई हो? सुनीता ने हैरानी से कहा। ये केस खराब है। पुलिस रोज चक्कर लगा रही है। क्यों तुम मुसीबत अपने गले में डाल रही हो? क्योंकि अगर ये मर गया तो सिर्फ इसलिए मरेगा कि किसी ने इसे इंसान नहीं समझा, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैंने कुर्सी खींची और उसके बेड के सिरहाने बैठ गई। मैं गीले तौलिए से उसके हाथों को साफ करने लगी। उसके हाथों पर सख्त मेहनत के निशान थे। ये हाथ किसी नाजुक मिजाज इंसान के नहीं थे। उस रात मैंने अपनी बेटी होने की हसरत और माँ बनने की ख्वाहिश दोनों उस अनजान मरीज की सेवा में लगा दी। मैं नहीं जानती थी कि वो कौन है, कहाँ से आया है, लेकिन मेरे दिल ने गवाही दी कि ये इंसान वो नहीं है जो दुनिया इसे समझ रही है। और यहीं से मेरी और उस अनजान इंसान की कहानी की शुरुआत हुई। एक ऐसी कहानी जिसका अंजाम मेरे सपनों में भी दूर दूर तक नहीं था, और जिसकी गूंज पूरे शहर को सुनाई देने वाली थी। हॉस्पिटल की घड़ी टिक टिक कर रही थी, और ये आवाज रात के सन्नाटे में मेरे कानों में हथौड़े की तरह लग रही थी। बेड नंबर 4 पर लेटे उस अनजान इंसान को यहाँ आए हुए 3 दिन हो चुके थे।
उन 3 दिनों में दुनिया वही थी, बाहर का शोर वही था, लेकिन मेरी दुनिया जैसे उसी एक बेड के आसपास सिमट कर रह गई थी। पायल, तुम फिर से वही जा रही हो? सुनीता ने मुझे दवाइयों की ट्रे ले जाते हुए टोका। उसके अंदाज में बेजारी साफ दिखाई दे रही थी। इसका वक्त हो गया है सुनीता। एंटीबायोटिक की दवाओं का डोज लेट में नहीं कर सकते हैं। इन्फेक्शन तो पहले ही बहुत ज्यादा है। मैंने ट्रे को मजबूती से पकड़ते हुए उसे जवाब दिया। तुम्हें समझ में नहीं आता? डॉक्टर खुराना कह रहे थे कि पुलिस वाले बार बार पूछ रहे हैं कि यह होश में कब आएगा। उन्हें शक है कि ये कोई आतंकवादी है या फिर कोई बड़ा मुजरिम भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो हम सब फंस जाएंगे। सुनीता ने अपनी कुर्सी पर पहलू बदलते हुए मुझे डराने की कोशिश की, लेकिन मैं रुकी नहीं। बस इतना कहा, जब तक ये होश में नहीं आता, ये सिर्फ एक मरीज है और मैं एक नर्स हूं। मैं बेड नंबर 4 के पास पहुंची। उसके चेहरे की पट्टियां वैसी ही थीं। खून के धब्बे कुछ हल्के पड़ गए थे क्योंकि मैंने सुबह ही ड्रेसिंग बदल दी थी। उसकी फाइल कवर पर वही एक शब्द लिखा था, लावारिस। ये शब्द पढ़कर मुझे हर बार अपने सीने में एक चुभन सी महसूस होती। क्या इंसान की पहचान सिर्फ उसके रिश्तेदारों और नाम से ही होती है? क्या दर्द का कोई और रिश्ता नहीं होता? मैंने स्टूल खींचकर उसके पास रखा और धीरे से उसके बाजू से कपड़ा हटाया ताकि इंजेक्शन लगा सकूं। उसका शरीर आग की तरह तप रहा था। मैं घबरा गई। थर्मामीटर चेक किया तो बुखार 104 पर था। हे भगवान, इतना तेज बुखार! मेरे मुंह से अचानक निकल पड़ा। मैंने तुरंत ठंडे पानी की पट्टियां मंगवाई और उसके माथे पर रखने लगी। वार्ड में सन्नाटा था। सिर्फ मेरे हाथों से पानी निचोड़ने की आवाज आ रही थी। बाकी नर्सें उस मरीज के करीब आने से भी डर रही थीं। उनका व्यवहार ऐसा था जैसे उस बेड पर कोई इंसान नहीं बल्कि कोई भूत लेटा हो। मैं नहीं जानती थी कि सब ऐसा क्यों कर रहे थे। शायद उसके हुलिये की वजह से या फिर पुलिस के डर से, लेकिन मुझे उसकी खामोश मौजूदगी में अपना कोई बहुत पुराना दुख दिखाई देता था। मैंने पट्टी उसके माथे पर रखी तो उसके शरीर में एक हल्की सी कपकपी हुई। शायद ठंडक का एहसास था या मेरी मौजूदगी का। मैंने इरादा कर लिया था कि कोई उसकी देखभाल करे या ना करे, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं उसकी देखभाल ऐसे ही करूंगी जैसे अपनी औलाद की करती, अगर मेरी कोई औलाद होती। मेरे दिल में एक ख्याल आया, ये भी तो किसी का बेटा है। न जाने उसकी माँ उसकी जुदाई में कितना तड़प रही होगी। क्या वो जिंदा भी होगी या शायद वो भी मेरी तरह किसी दरवाजे पर टकटकी बांधे बैठी होंगी कि अभी मेरा बेटा आएगा। ये सोचकर मेरी आंखें नम हो गईं। मैं उसके सिरहाने बैठ गई और अपने पर्स से वो छोटी सी माला निकाल ली जो मेरी माँ की निशानी थी। मैं माला फेरने लगी, जिसे पढ़कर अक्सर माँ हमारे बीमार होने पर हमारे माथे पर हाथ फेरती जाती थी। इसी बीच अचानक उसकी आंखें खुल गईं। पट्टियों के बीच से झांकती हुई उसकी आंखें सीधी मेरी तरफ देख रही थीं। उनमें लालपन था, उनमें दर्द था, लेकिन एक अजीब सा होश भी दिख रहा था। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे अपनी ही आंखों से मदद की गुहार लगा रहा हो। घबराओ मत, तुम इस वक्त अस्पताल में हो और सुरक्षित हो। मैंने उसे तसल्ली देने के लिए प्यार से कहा और उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। वो बोल नहीं सकता था क्योंकि उसके जबड़े और मुंह पर बहुत ज्यादा चोट लगी थी और पट्टियां भी बंधी थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक तूफान था। वो कुछ कहना चाहता था, शायद धन्यवाद कहना चाहता था या शायद अपनी पहचान मांग रहा था। मैंने उसके सूखे होठों पर रुई की मदद से पानी के कुछ कतरे टपकाए। उसने बड़ी मुश्किल से वो पानी पिया। उसकी आंखों के किनारे हल्के हल्के गीले हो गए। मैंने टिश्यू की मदद से उसके आंसू साफ किए। मैं यही हूं। जब तुम ठीक नहीं हो जाते हो, मैं कहीं नहीं जा रही हूं। मैंने उसे भरोसा दिलाया। इस पल मुझे महसूस हुआ कि उन पट्टियों से लिपटे चेहरे के हाव भाव में शायद हल्का सा बदलाव आया है। उसकी आंखों के आसपास पड़ी हुई चमड़ी हल्की सी ढीली पड़ी। मुझे ऐसा लगा जैसे उसके चेहरे पर एक बहुत ही हल्की, ना के बराबर मुस्कुराहट आई हो, जैसे किसी अपने को पा लेने की खुशी हो। ये पहली बार था कि उसने मेरी बात का जवाब अपने हाव भाव से दिया था। मेरा दिल भर आया। वो अजनबी था, लावारिस था, लेकिन उसे एक लम्हे में वो मुझे अपने बेटे जैसा महसूस होने लगा। वो बेटा जिसके लिए मैंने सालों प्रार्थना की थी
और जिसकी चाहत में मेरा घर उजड़ गया। रात का पिछला पहर शुरू हो चुका था। डॉक्टर खुराना राउंड पर आए। उन्होंने दूर से ही चार्ट देखा और आगे बढ़ने लगे। डॉक्टर साहब, 1 मिनट, मैंने उन्हें रोका। इसका बुखार अब कुछ कम है और इसने आंखें भी खोली थीं। मुझे लगता है कि ये होश में आ रहा है। डॉक्टर खुराना रुके। उन्होंने चश्मे के ऊपर से मुझे देखा। पायल, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। ये केस पुलिस का है। जितनी जल्दी ये अपने पैरों पर खड़ा होकर यहाँ से दफा हो जाए, उतना ही अस्पताल के लिए अच्छा होगा। पुलिस इंस्पेक्टर खन्ना कल सुबह फिर से आएंगे पूछताछ करने के लिए। पूछताछ? अभी तो ये ठीक से बोल भी नहीं सकता। आप लोग इसे मुजरिम क्यों समझ रहे हैं? हो सकता है ये कोई मजबूर इंसान हो। मेरे अंदाज में विरोध था। बेसहारा और मजबूर लोग इस तरह की हालत में हाईवे के किनारे झाड़ियों में पड़े नहीं मिलते। इसके शरीर पर गोलियों के निशान भले ही नहीं हैं, लेकिन जो घाव के निशान हैं वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे किसी प्रोफेशनल ने दिए हों। बचकर रहो मैडम। डॉक्टर खुराना ने वार्निंग दी और आगे चले गए। उनकी बातें सुनकर मेरे दिल में थोड़ा सा डर जरूर पैदा हुआ, लेकिन वो डर ममता के जज्बातों पर हावी नहीं हो पाया। मैं वापस आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। वो दोबारा आंखें बंद कर चुका था। शायद दवाइयों का असर था या फिर कमजोरी। मैं उसे देखती रही। मेरे दिमाग में बार बार अपने भाई प्रखर का ख्याल आता। वो मेरा सगा भाई था, मेरे खून का हिस्सा था, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ी उसने अपना मुंह मोड़ लिया। और ये इंसान, ये आखिर कौन था? कुछ भी पता नहीं था, लेकिन उसके खामोश दर्द में मुझे अपनापन महसूस हो रहा था। खून के रिश्ते अगर इतने ही सच्चे होते तो आज मैं यहाँ अकेली नहीं होती। अगली सुबह जब मेरी शिफ्ट खत्म हुई तो मैं घर जाने के लिए उठी। घर जाने से पहले मैं उसके पास गई। मैं जा रही हूँ, शाम को वापस आऊंगी, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। मैं आदत के मुताबिक ये बात कह गई, हालांकि मैं जानती थी कि वो अपना ख्याल रखने के काबिल नहीं है। जब मैं घर पहुंची तो अजीब सी बेचैनी होने लगी। घर का अकेलापन मुझे काटने लगा। मैंने जल्दी जल्दी घर के काम निपटाए, थोड़ा सा आराम किया, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मेरा सारा ध्यान हॉस्पिटल के उस बेड नंबर 4 पर ही अटका हुआ था। क्या किसी ने उसे वक्त पर दवा दी होगी? क्या किसी ने उसका डायपर चेंज किया होगा? ये ख्याल मुझे अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रहे थे। शाम होने से पहले ही मैं दोबारा हॉस्पिटल पहुंच गई। मैं वार्ड में दाखिल हुई तो देखा कि इंस्पेक्टर खन्ना उसके पास खड़े थे। उनके साथ 2 कांस्टेबल भी थे। होश आया इसे? इंस्पेक्टर ने ड्यूटी पर मौजूद दूसरी नर्स से कड़क अंदाज में पूछा। नहीं सर, अभी तक ये वैसा ही है, नर्स ने डरते हुए जवाब दिया। ड्रामा कर रहा है, इंस्पेक्टर ने नफरत से कहा और बेड की रेलिंग पर जोर से हाथ मारा। अबे ओ, उठ, हमें पता है कि तुम सुन सकते हो। बताओ, कौन हो तुम और किस गैंग के लिए काम करते हो? आवाज की गूंज से मरीज का शरीर एकदम से सिकुड़ने लगा। मैं भागते हुए वहां पहुंची। खबरदार, आप इसे इस तरह से डरा नहीं सकते। मैं तुरंत ही इंस्पेक्टर और बेड के बीच दीवार बनकर खड़ी हो गई। आप कौन हैं? इंस्पेक्टर ने मुझे घूर कर पूछा। मैं इसकी नर्स हूँ। ये एक मरीज पहले है और मुलजिम बाद में। इसकी हालत देखी है आपने? अगर इसे कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। मैंने बिना डरे उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा। इंस्पेक्टर कुछ लम्हों के लिए मुझे घूरता रहा, फिर टेढ़ी हंसी हंसने लगा। बड़ी हमदर्दी जाग रही है सिस्टर। कहीं आपका इससे कोई रिश्ता तो नहीं है? इंसानियत का रिश्ता है जो शायद आप लोगों में खत्म हो गया है। मेरा जवाब 2 टूक था। इंस्पेक्टर ने गुस्से से अपनी टोपी ठीक की। ठीक है, डॉक्टर से कहो कि इसे जल्दी से होश में लेकर आए। हमारे पास फालतू का वक्त नहीं है इस लाश की पहरेदारी करने के लिए। ये कहकर वो पैर पटकते हुए वहां से चले गए। मैंने तुरंत मरीज की तरफ देखा। उसकी आंखें खुली हुई थीं और वो मुझे ही देख रहा था। इस बार उसकी नजरों में डर नहीं था, बल्कि एक हमदर्दी का भाव था, जैसे वो कह रहा हो कि आज तक उसके लिए कोई इस तरह नहीं लड़ा। मैंने उसका तकिया ठीक किया और हल्के से उसके सिर पर हाथ फेरा। कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। वो ना बोल सकता था, ना मुझसे बात कर सकता था, लेकिन बंद जुबान और होठों के बावजूद आंखों के जरिए सब कुछ समझा देता था, ऐसे जैसे वो कह रहा हो कि उसे मेरी सख्त जरूरत है।
इस घटना के बाद हमारा रिश्ता और भी ज्यादा गहरा हो गया। वो मेरी आहट पहचानने लगा था। जब भी मैं वार्ड में दाखिल होती, उसका सिर धीरे से मेरी तरफ घूम जाता। अगले कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। उसकी हालत में थोड़ा सुधार हो रहा था, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे। मैं उसकी ड्रिप बदल रही थी कि अचानक मुझे उसके हाथ में एक हल्की सी कपकपी महसूस हुई। वो जो लगातार 3-4 दिनों से बिल्कुल बेसुध पड़ा था, आज उसके हाथ की हरकत ये बता रही थी कि वो खुद को पहले से बेहतर महसूस कर रहा है। ये देखकर मैं बहुत खुश हो गई। तुम्हारा हाथ हिला? तुम मुझे सुन रहे हो? दोबारा हिलाओ। उसने बड़ी कोशिश की। उसके माथे पर सिकुड़न आ गई और फिर उसकी एक उंगली हल्की सी उठी। शुक्र है। चलो भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने उसका हाथ हल्के से थाम लिया। ये मेरी मेहनत का फल था। वो जिंदगी की तरफ वापस आ रहा था, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि वो जिंदगी की तरफ नहीं बल्कि मुझे कैसी दुनिया की तरफ ले जाने की तैयारी कर रहा है, जहां बारूद की बू और कई सारे रहस्यों का साया था। उसकी आंखों में अब एक बेचैनी रहने लगी थी। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखता, जैसे उसे किसी के आने का इंतजार हो या शायद किसी के आने का डर। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, मैं उसके पास बैठी माला फेर रही थी कि अचानक उसने एक अजीब सी आवाज निकाली। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। वो अपने सिर को तकिए पर दाएं बाएं करने की कोशिश कर रहा था, जैसे कुछ समझाना चाह रहा हो। क्या हो गया? क्या दर्द हो रहा है? मैंने परेशानी से पूछा। उसने इनकार में सिर हिलाने की कोशिश की और अपनी आंखों से अपने तकिए के नीचे इशारा किया। मैं समझ नहीं पाई कि वो क्या कहना चाह रहा है। मैंने उसका सिर ठीक करने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने आंखें बंद करके जोर से सिकोड़ ली, जैसे कि मुझे रोक रहा हो। फिर उसने दोबारा आंखें खोली और अपनी नजरें अपने बाएं हाथ की तरफ टिका दी, जो चादर के नीचे था। मैंने चादर हटाई। उसका हाथ पेट पर रखा हुआ था और मुट्ठी बंद थी। क्या है तुम्हारे हाथ में? मैंने नरमी से उसकी मुट्ठी खोलने की कोशिश की। उसकी पकड़ थोड़ी कमजोर थी, लेकिन फिर भी उसने पकड़ बनाए रखने की कोशिश की। वो शायद मुझे अभी वो चीज दिखाने के लिए तैयार नहीं था, या शायद उसे डर था कि कोई देख लेगा। मैंने इधर उधर देखा। वार्ड खाली था। कोई भी नहीं है यहाँ, सिर्फ मैं हूं। मेरी बात सुनकर उसकी पकड़ थोड़ी ढीली पड़ी, लेकिन उसने मुट्ठी खोली नहीं, बस मेरी तरफ देखता रहा। उसकी आंखों में एक सवाल था, जैसे वो आखिरी बार तसल्ली करना चाहता हो कि क्या मैं वाकई भरोसा करने के काबिल हूँ? क्या मैं वो बोझ उठा सकती हूँ जो वो मेरे कंधों पर डालने वाला था? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। मैंने तुम्हें अपनी औलाद की तरह माना है। माँ कभी अपने बेटे का भेद नहीं खोलती। माँ का शब्द सुनते ही उसकी आंखों से एक आंसू टपका और पट्टियों में समा गया। ये इस बात का इशारा था कि उसने मुझे माँ मान लिया है। ये वो पल था जब मुझे एहसास हुआ कि ये कोई साधारण मरीज नहीं है। उसके पास कुछ है, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बात जो उसकी जान से भी ज्यादा कीमती है, और अब वो अमानत मेरे हवाले होने वाली थी। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि वो अमानत अपने साथ क्या तूफान लाने वाली है। रात गहरी हो चुकी थी। बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। मुझे क्या पता था कि अगली सुबह जब सूरज निकलेगा तो मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी होगी। हॉस्पिटल की लंबी और वीरान गैलरी में मेरे कदमों की आवाज गूंज रही थी। ये रात का पिछला पहर था और वार्ड में मौत जैसा सन्नाटा पसरा था, लेकिन मेरे अंदर एक तूफान उठ रहा था। पिछले कुछ दिनों में मेरी जिंदगी का ठिकाना सिर्फ बेड नंबर 4 बन चुका था। वो बेनाम मरीज जिसका नाम तक मुझे नहीं पता था, अब मेरे लिए किसी भी खून के रिश्ते से भी ज्यादा जरूरी हो गया था। मैं दवाइयों की ट्रे हाथ में पकड़े वार्ड में दाखिल हुई। मेरी नजर सीधी कोने वाले बेड पर गई। वो जाग रहा था। उसकी आंखें छत को घूर रही थीं, लेकिन जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई, उसने तुरंत मेरी तरफ देखा। उन आंखों में अब वो डर नहीं था जो पहले दिन था, बल्कि अब उनमें एक अजीब सी चमक और इंतजार था। मैं उसके पास गई। आज कैसा महसूस कर रहे हो? मैंने प्यार से पूछा और ट्रे एक साइड टेबल पर रख दी। वो बोल नहीं सकता था, लेकिन उसने पलकों को झपकाकर मुझे जवाब दिया। उसके शरीर की सूजन अब काफी हद तक कम हो चुकी थी। डॉक्टर खुराना का कहना था कि उसका बच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन मेरे दिल का मानना था
कि ये चमत्कार प्रार्थना और ममता के उस रिश्ते का नतीजा है जो अनजाने में हम दोनों के बीच बन गया था। मैंने उसकी पट्टियां चेक की। जख्म भर रहे थे लेकिन अभी भी बहुत गहरे थे। मैंने उसका बाजू पकड़ा तो मुझे एहसास हुआ कि उसका शरीर अकड़ा हुआ है। उसकी नब्ज रोज की अपेक्षा काफी तेज चल रही थी। क्या बात है, तुम परेशान लग रहे हो? मैंने उसके माथे पर धीरे से हाथ रखा। बुखार तो नहीं था, लेकिन पसीने की बूंदें दिख रही थीं। उसने अपनी आंखों से दरवाजे की तरफ इशारा किया। मैंने मुड़कर देखा, वहां कोई भी नहीं था। शीशे के दरवाजे के पार हॉस्पिटल का चौकीदार टहल रहा था। कोई भी नहीं है वहां, तुम शायद गलत समझ रहे हो, तुम्हें वहम हो रहा है। मैंने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन वो सुकून में नहीं आया। उसने दोबारा अपनी आंखों से इशारा किया, इस बार ज्यादा तेजी के साथ। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे किसी खतरे से आगाह करने की कोशिश कर रहा हो। मुझे अचानक दोपहर का वो वाकया याद आ गया जिसने मेरे दिल में उलझन से भरे हुए सवाल खड़े कर दिए थे। जब मैं दोपहर के वक्त ड्यूटी पर आई थी तो रिसेप्शन पर एक अजनबी इंसान मौजूद था। उसने काले रंग की शर्ट पहन रखी थी और उसका हुलिया शरीफ शहर वालों के जैसा नहीं था। वो वार्ड बॉय से किसी जख्मी लावारिस मरीज के बारे में पूछ रहा था। मैं वहीं पास में खड़ी फाइलों को ठीक से देख रही थी। भाई साहब, यहाँ पर बहुत सारे लावारिस आते हैं, लेकिन आप किसकी बात कर रहे हैं? वार्ड बॉय ने लापरवाही से जवाब दिया था। अरे वही जो कुछ हफ्तों पहले हाईवे के पास से मिला है। उसका चेहरा बिगड़ा हुआ है। उस अजनबी की आवाज में एक ऐसा ठंडापन था जिसने मुझे चौंका दिया। मैंने तुरंत बीच में पड़ते हुए कहा, आप कौन हैं और इस सब के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वह अजनबी मेरी तरफ घूम गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी खोज दिख रही थी। मैं उसका रिश्तेदार हूं। हमें पता चला है कि वह यहाँ पर है। अच्छा, अगर आप रिश्तेदार हैं तो अभी तक आप कहाँ थे? मैंने थोड़ा सख्ती से पूछा। पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है। आपको पहले इंस्पेक्टर खन्ना से मिलना होगा। उनकी इजाजत के बिना कोई भी उस मरीज से नहीं मिल सकता। पुलिस का नाम सुनते ही उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। एक पल के लिए मुझे उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक खतरनाक चमक दिखाई दी। हम पुलिस से भी मिल लेंगे, बस ये बता दो कि वो जिंदा है या मर गया है। उसने दांत पीसते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, आप यहाँ से जा सकते हैं। मैंने झूठ बोला और तेजी से वार्ड की तरफ बढ़ गई। मैं मुड़कर नहीं देखे, लेकिन मुझे अपनी कमर पर उसकी नजरों की तपिश महसूस हो रही थी। अब रात के उस पहर मरीज की बेचैनी देखकर मुझे भरोसा हो गया था कि वो अजनबी कोई रिश्तेदार नहीं था और ये मरीज भी जानता था कि उसका पीछा किया जा रहा है। मैं कुर्सी खींचकर उसके बिल्कुल पास में बैठ गई। सुनो, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो और किस मुसीबत में फंसे हुए हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैंने वार्ड के बाहर गार्ड से कह दिया है कि मेरी इजाजत के बिना किसी को भी अंदर आने ना दे। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। उसने अपना हाथ, जो अब थोड़ा बहुत हरकत करने लगा था, धीरे धीरे सरकाया और मेरे हाथ पर रख दिया। उसका हाथ ठंडा था, लेकिन उसकी पकड़ में मजबूती थी। ये एक बेटे का अपनी मां पर भरोसे का इजहार था। डरो मत, मैंने उसके हाथ को थपथपाया। इसी दौरान डॉक्टर खुराना राउंड पर आ गए। वह आजकल काफी परेशान नजर आ रहे थे। उन्होंने चार्ट देखा और फिर मेरी तरफ घूमे। पायल, पुलिस का दबाव तो बढ़ता ही जा रहा है। इंस्पेक्टर खन्ना कह रहे हैं कि अगर ये 2 दिन में बोलने के काबिल नहीं हुआ तो इसे यहाँ से जेल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। वहां इसका इलाज मुमकिन नहीं होगा, वो वहां मर जाएगा। डॉक्टर साहब, आप उन्हें समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते? ये अभी सफर करने के काबिल नहीं है। मैंने प्रार्थना करते हुए कहा। मैं बहुत कोशिश कर चुका हूं पायल, लेकिन मामला तो कुछ और ही लग रहा है। इंस्पेक्टर को ऊपर से ऑर्डर मिला है। ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही पावरफुल इंसान है जो इस मरीज तक पहुंचना चाहता है या इसे गायब कर देना चाहता है। मैं तुम्हें एक राय दूंगा कि इस मामले से दूर रहो। तुम अपनी नौकरी खतरे में डाल रही हो। डॉक्टर खुराना ने समझाने वाले अंदाज में कहा। मेरी नौकरी उसकी जान से ज्यादा कीमती नहीं है, मैंने सख्त लहजे में कहा। डॉक्टर खुराना ने अफसोस में सिर हिलाया और वहां से चले गए। उनके जाने के बाद वार्ड में फिर से खामोशी पसर गई। मैं सोचने लगी कि आखिर ये है कौन कि पुलिस और वो अजनबी लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं।
क्या ये सच में कोई मुजरिम है? लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। एक मुजरिम की आंखों में ऐसी मासूमियत और दर्द नहीं हो सकता। उसकी आंखों में जो इज्जत मैंने देखी थी, वो किसी गुनहगार की आंखों में नहीं हो सकती थी। रात के 3 बजे का वक्त था। मेरी आंखें बोझिल हो रही थीं। मैं कुर्सी पर बैठे बैठे ही ऊँघने लगी। अचानक किसी चीज के गिरने की आवाज से मेरी आंख खुल गई। आवाज बेड नंबर 4 की तरफ से आई थी। मैं हड़बड़ाकर उठी। देखा तो उसके बेड के पास रखी साइड टेबल पर रखा हुआ पानी का जग नीचे गिरा हुआ था और स्टील का गिलास फर्श पर घूम रहा था। लेकिन जो चीज ज्यादा डराने वाली थी, वो एक साया था जो खिड़की के रास्ते बाहर कूद रहा था। कौन है? मैं चिल्लाई और खिड़की की तरफ भागी, लेकिन बाहर अंधेरा था। वो साया गायब हो चुका था। वार्ड की खिड़की दूसरी मंजिल पर थी, लेकिन उसके साथ ही एक पाइप लगा हुआ था। कोई इस पाइप के जरिए ही यहाँ पर आया था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं तुरंत ही मरीज की तरफ पलटी। वो बुरी तरह से हाँफ रहा था। उसकी ऑक्सीजन मास्क हटी हुई थी और वो सांस लेने की कोशिश में तड़प रहा था। उसके गले पर लाल रंग के निशान थे, जैसे किसी ने उसका गला दबाने की कोशिश की हो। हे भगवान! मैंने तुरंत उसका मास्क ठीक किया और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा दिया। सांस लो, गहरी सांस लो। मैंने इमरजेंसी बेल बजाई। कुछ ही पलों में सिक्योरिटी गार्ड और ड्यूटी डॉक्टर भागते हुए आ गए। क्या हो गया है? डॉक्टर ने पूछा। कोई यहाँ आया था। कोई इसे मारने की कोशिश कर रहा था। इसने इसका गला दबाने की भी कोशिश की है, मैंने हाँफते हुए बोला। सिक्योरिटी गार्ड ने खिड़की चेक की। सिस्टर, खिड़की तो अंदर से बंद नहीं थी। क्या बंद तो थी, मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन किसी ने बाहर से खोल ली है। मेरे हाथ कांप रहे थे। उस वाकये ने पूरे अस्पताल में खलबली मचा दी थी। पुलिस को तुरंत जानकारी दी गई। इंस्पेक्टर खन्ना आधे घंटे में वहां पर पहुंच गए। बजाय इसके कि वो हमलावर को ढूंढते, उन्होंने उल्टा हम लोगों पर ही सवालों की बौछार कर दी। हो सकता है तुमको नींद आ गई हो, तुम्हें भ्रम हुआ होगा। दूसरी मंजिल पर भला कौन आएगा? इंस्पेक्टर ने लापरवाही से कहा। उसके गले पर निशान तो देखिए, ये कोई भ्रम नहीं है। मैंने उसकी गर्दन की तरफ इशारा किया जहां उंगलियों के निशान साफ दिख रहे थे। इंस्पेक्टर ने निशान देखे तो कुछ पल चुप हो गया, फिर उसने अपनी टोपी उतारी और सिर खुजाने लगा। ठीक है, लगता है कि इसके दुश्मन काफी पक्के हैं। सिस्टर, अब तो इसका यहाँ रहना और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। हम इसे कल सुबह ही शिफ्ट कर देंगे। आप इसे शिफ्ट करेंगे तो ये लोग इसे रास्ते में ही मार देंगे, मैंने कहा। यहाँ अस्पताल में फिर भी लोग हैं, वहां तो ये बिल्कुल ही अकेला होगा। ये हमारी दिक्कत है, आपकी नहीं, इंस्पेक्टर ने फैसला सुनाने वाले अंदाज में कहा और लंबे कदम बढ़ाता हुआ वहां से चला गया। बाकी रात मैंने उसके सिर के पास जागकर गुजारी। मेरा एक हाथ उसके हाथ पर था और दूसरा मेरे दिल पर। मुझे डर था कि अगर मैं अपनी आंखें जरा सी भी झपकाऊंगी तो शायद मौत उससे मुझे छीन लेगी। वो भी नहीं सोया। उसकी नजरें लगातार मेरे चेहरे पर जमी रहीं। इस वाक्य ने उसके अंदर का डर खत्म कर दिया था और उसकी जगह एक फैसले ने ले ली थी। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई तो वार्ड में रोशनी फैल गई। रात का खौफनाक साया हट चुका था, लेकिन खतरा अभी भी सिर पर मंडरा रहा था। पुलिस वाले शिफ्टिंग के कागज तैयार करवा रहे थे। मेरे पास वक्त कम था। मैं उसका मुंह खोलने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी गिरफ्त में रात से भी ज्यादा जान थी। उसने मुझे अपने पास आने का इशारा किया। मैं झुकी तो उसने मेरे कान के पास अपना मुंह लाने की कोशिश की, लेकिन पट्टियों की वजह से वो बोल नहीं पाया। फिर उसने मुझे एक ऐसी नज़र से देखा जिसमें विदाई का संदेश नहीं था, बल्कि एक जिम्मेदारी सौंपने की बात थी। उसकी आंखों में वो राज था जो वो पिछले कई दिनों से छुपा रहा था। शायद उसे भरोसा हो गया था कि अब वक्त आ गया है। अगर आज वो यहाँ से शिफ्ट हो गया तो शायद वो राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा या फिर गलत हाथों में चला जाएगा। उसने मुझे इशारा किया कि मैं उसे उठाकर बिठा दूं। तुम लेटे रहो, डॉक्टर ने मना किया है, मैंने उससे कहा। लेकिन उसने जिद की। मैंने बड़ी मुश्किल से उसके पीछे तकिया रखा और उसे हल्की सी झुकी हुई पोजीशन में बिठा दिया। ये सब करने में उसे बहुत तकलीफ हुई। उसके मुंह से हल्की सी कराह भी निकली, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। बैठने के बाद उसने कुछ देर तक गहरी सांस ली
उसकी नजरें लगातार मेरे चेहरे को देख रही थीं। वो शायद अंदाजा लगा रहा था कि क्या मैं वो बोझ उठा पाऊंगी जो वो मेरे नाजुक कंधों पर रखने वाला है। मैं उसे नजरअंदाज करते हुए जाने के लिए मुड़ी ही थी ताकि उसे आराम करने दूं, लेकिन जैसे ही कुर्सी से उठकर पीछे को मुड़ी, उसकी कमजोर हथेली ने मेरी कलाई को पकड़ लिया। उसकी गिरफ्त में कंपन था, लेकिन एक अजीब सी मजबूती भी थी। फिर उसने धीरे से तकिए के नीचे से एक ऐसी चीज निकाली जिसने मेरे हाथ पैर रोक दिए। मैं हैरान थी कि वो ये सब क्यों कर रहा है और ये चीज उसके पास कहाँ से आई। मेरी नजर उस अंगूठी पर पड़ी जो उसने मेरे हाथ पर रखी थी। ना उसमें हीरा था, ना कोई चमक। ये एक भारी सी काली धातु की अंगूठी थी जो दिखने में बहुत ही मामूली लग रही थी, लेकिन उसे छूते ही मुझे एक अजीब से बोझ का एहसास हुआ। मैंने ध्यान से देखा तो अंगूठी के अंदर एक अजीब सा निशान बना हुआ था और एक रहस्यमय सा नंबर भी था जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। ये कोई जेवर नहीं था, बल्कि शायद किसी धातु का टुकड़ा था जिसे अंगूठी की शक्ल दी गई थी। मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। उसने अपनी सूनी हुई आंखों से इशारा किया, जैसे कह रहा हो कि ये तुम ले लो, अब वक्त आ गया है। उसकी नजरों में अमानत सौंपने का भाव था, जैसे वो अपना आखिरी पत्ता खेल रहा हो। वो जानता था कि बाहर उसकी जान के दुश्मन खड़े हैं और अब यही अंगूठी उसकी ढाल बन सकती है। मैं अंगूठी हाथ में लेकर बाहर आ गई। गैलरी में चलते हुए मैंने उस अंगूठी को फिर से देखा और खुद से कहा कि मुझे भला इसका क्या करना है? उसने ये मुझे क्यों दी है? क्या ये उसकी पत्नी की निशानी है या फिर उसके घर का कोई पता? फिर मेरे दिमाग में पुलिस का ख्याल आया जो कई दिनों से उसके बारे में छानबीन कर रही थी, लेकिन उसका कोई भी अता पता नहीं चल रहा था। इंस्पेक्टर खन्ना कल से बार बार कह रहे थे कि अगर पहचान नहीं हो पाई तो उसे शिफ्ट कर दिया जाएगा। शायद ये अंगूठी उसकी पहचान का कोई जरिया हो। मैंने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी। इंस्पेक्टर खन्ना हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में मौजूद थे और अपने साथियों के साथ चाय पी रहे थे। उनके चेहरे पर वही पुराने भाव थे। मुझे अपनी तरफ आता देखकर उन्होंने अपना कप मेज पर रखा। सब ठीक तो है सिस्टर? क्या वो मर गया? इंस्पेक्टर ने एकदम से पूछा। मैंने अपने गुस्से को दबाया और अपनी मुट्ठी खोल दी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो जिंदा है। ये अंगूठी उसने मुझे पकड़ा दी है। शायद ये उसके घर का एड्रेस हो या कोई निशानी हो। आप लोग इतने दिनों से खोजबीन कर रहे हैं, शायद इससे आपको कोई मदद मिल जाए। मैं अंगूठी लेकर सीधे पुलिस के पास ही गई और उसे इंस्पेक्टर के हाथ में थमा दिया। लीजिए, ये उसी की अमानत है। इंस्पेक्टर ने लापरवाही से अंगूठी ली। पहले तो वो उसे एक मामूली छल्ला समझकर घुमाता रहा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अंगूठी के अंदरूनी हिस्से पर बने डिजाइन और उस नंबर पर पड़ी, वो वहीं जम गया। चाय का कप उसके दूसरे हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया और टूटने की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। इंस्पेक्टर का रंग सफेद पड़ गया था। उसने घबराई हुई नजरों से मुझे देखा और फिर अंगूठी को घूरने लगा। ये आपको कहाँ से मिली? उसकी आवाज में ऐसी घबराहट थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने कहा, बताया तो है, इस मरीज ने ही मुझे दी है। मेरी बात सुनकर उसकी बेचैनी और बढ़ गई। इस शख्स ने आपको दी है? क्या आपको पूरा भरोसा है? पुलिस वाला बुरी तरह घबराया हुआ था। उसके माथे पर पसीना आ गया। यह अंगूठी कोई साधारण अंगूठी नहीं है। ये देश के सबसे बड़े खुफिया नेटवर्क की पहचान है। ये ईगल कोड है। क्या मतलब? मैं हक्का बक्का रह गई। इंस्पेक्टर ने तुरंत अपनी जेब से वायरलेस सेट निकाला और जोर जोर से उस पर निर्देश देने लगा। कंट्रोल रूम, अलर्ट जारी करो। कोड रीड, कोड रीड। हमें ईगल मिल गया है। मैं दोहरा रहा हूँ, वो जिंदा है। लोकेशन सिविल हॉस्पिटल, वार्ड नंबर 4। तुरंत बैकअप भेजो। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। जिस इंसान को मैं और पूरा हॉस्पिटल एक लावारिस और शायद मुजरिम समझ रहे थे, वो कोई साधारण आदमी नहीं था। वो एक ऑफिसर था, एक ऐसा इंसान जिसे कई साल पहले शहीद घोषित कर दिया गया था। शुरू में सभी ने मान लिया था कि अब वो नहीं रहा, लेकिन ये अंगूठी इस बात का सबूत थी कि वो जिंदा है। देखते ही देखते हॉस्पिटल का नक्शा बदल गया। कुछ ही मिनटों में सायरनों की आवाजों ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। इस अंगूठी को देखते ही पूरे इलाके में अजीब सा माहौल बन गया, जैसे कर्फ्यू लग गया हो।
अस्पताल के सारे आने जाने वाले रास्तों को सील कर दिया गया। फोर्स की बख्तरबंद गाड़ियां और हाई कमांडोज तैनात कर दिए गए। खुफिया नेटवर्क के सभी लोग अस्पताल के बाहर फैल गए। साधारण लोगों का आना जाना पूरी तरह बंद कर दिया गया। हॉस्पिटल का स्टाफ घबराकर एक कोने में सिमट गया। डॉक्टर खुराना, जो कल तक उसे अस्पताल से बाहर निकालने की बात कर रहे थे, अब हैरानी और बेचारगी की मूर्ति बने खड़े थे। मैं वार्ड की तरफ भागी, लेकिन मुझे दरवाजे पर ही रोक दिया गया। मैं उसकी नर्स हूँ, मुझे वहां जाने दीजिए, उसे मेरी जरूरत है, मैंने एक कमांडो से गिड़गिड़ाकर कहा। इसी वक्त एक भारी भरकम आवाज गूंजी, उन्हें आने दे। मैं मुड़कर देखती हूँ तो एक फौजी कर्नल, जिसकी वर्दी पर कई सारे मेडल लगे थे, मेरी तरफ आ रहा था। उसके चेहरे पर रौब था और आंखों में नमी। वो सीधा मेरे सामने आकर रुक गया। फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद मुझे क्या, किसी को भी नहीं थी। उस कर्नल ने एकदम से मुझे सैल्यूट किया। मैं हक्का बक्का रह गई, मेरे हाथ कांप रहे थे। एक नर्स को इतना बड़ा प्रोटोकॉल। मैडम, आप नहीं जानती कि आपने किसकी जान बचाई है, कर्नल ने भारी आवाज में कहा। जिसकी आप सेवा कर रही थी वो कोई आम साधारण इंसान नहीं है, वो एक खुफिया नेटवर्क की पहचान के लिए जाना जाता है। ये वो शेर है जिसे कई साल पहले शहीद घोषित कर दिया गया था। दुश्मनों ने उसे मारने की कोशिश की थी, उसे कैद में रखा गया, बहुत ही ज्यादा बुरा हाल किया गया, ताकि वो अपने देश से जुड़े सभी खुफिया राज उगल दे। उसका चेहरा बर्बाद कर दिया गया ताकि वो अपनी पहचान खो दे। कर्नल की आवाज ये कहते हुए हल्की कांप रही थी। लेकिन ये अंगूठी इस इंसान के पास थी जो दूसरों की कैद में रहा और बहुत सारी यातनाएं झेली। वो अपनी पहचान नहीं बताना चाहता था, क्योंकि दुश्मनों के कुछ आदमी यहाँ भी छिपकर मौजूद हैं। शायद इसी वजह से उसने ये अंगूठी आप तक पहुंचाई थी, ताकि ये पता चल सके कि नेटवर्क जिंदा है या नहीं। और जब आपने उस पर तरस खाना शुरू किया तो आप अनजाने में उस राज की रखवाली करने वाली बन चुकी थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वो खामोश नजरें, वो दर्द, वो इशारे, सब कुछ अब समझ में आ रहा था। वो अपने लिए नहीं डर रहा था, वो उस अमानत के लिए फिक्रमंद था जो उसके सीने में दफन थी। चलिए, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। कर्नल ने मुझे रास्ता दिया। हम वार्ड में दाखिल हुए। वहां डॉक्टरों की पूरी टीम मौजूद थी, जो फौज के खास डॉक्टर थे। उन्होंने उसके चेहरे की पुरानी पट्टियां उतार दी थी और नई ड्रेसिंग की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही उस ऑफिसर ने अंगूठी देखी, वो बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगा। कर्नल आगे बढ़े और उसे सहारा दिया। सर, वेलकम बैक। कर्नल ने तुरंत उसे गले से लगा लिया, लेकिन उसकी नजरें कर्नल पर नहीं बल्कि मुझ पर थीं। मैं धीरे धीरे चलती हुई उसके पास गई। आज उसके चेहरे पर कोई पट्टी नहीं थी। उसका चेहरा जख्मों से भरा पड़ा था। जगह जगह जलने और कटे फटे निशान साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन जख्मों के बावजूद उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक और सुकून था। ये एक फौजी का चेहरा था। आज जब उसके चेहरे की पट्टियां हटाई गईं, तो उसने मुझे देखकर हल्की सी मुस्कान दी। उसकी मुस्कुराहट में वे सारी तकलीफें मिटती हुई महसूस हो रही थीं जो उसने सालों तक सहन की थी। कमरे में मौजूद सभी ऑफिसर खामोश खड़े थे। उसने अपना कांपता हुआ हाथ ऊपर उठाया और मेरी तरफ बढ़ाया। मैं आगे बढ़ी और उसका हाथ पकड़ लिया। उसने मेरा हाथ अपने माथे से लगाया और होंठ खोले। उसकी आवाज बहुत धीमी और टूटी हुई थी, जैसे सालों के बाद बोल रहा हो। माँ। ये एक शब्द मेरे दिल पर तीर की तरह लगा। इतना प्यार मुझे उस इंसान से आ गया कि जो मेरा नहीं था, मगर मुझे अपने बेटे जैसा महसूस हुआ। उस एक शब्द ने मेरी सालों के बांझपन की पीड़ा को धो दिया था। मेरे तलाक के जख्म, मेरा अकेलापन, मेरी बेबसी, सब कुछ उस एक शब्द में कहीं खो गया। माँ, आपने मुझे दोबारा जिंदगी दी है, उसने रुक रुक कर कहा। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने उसके माथे पर हाथ फेरा। तुम मेरे बेटे हो, मेरे शेर हो। कर्नल ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। पायल जी, हम सभी लोग आपके बहुत आभारी हैं। अगर आप उसकी इतनी सेवा नहीं करती, अगर आप उसे ना बचाती, तो आज हम एक बहुत ही खास इंसान को खो देते। आप सिर्फ एक नर्स नहीं हैं, आप इस देश की सच्ची नागरिक हैं। मुझे याद आया कि किस तरह मैंने उसे लावारिस समझकर उसकी सेवा की थी। लोग मुझ पर हंसते थे, मुझे बेवकूफ बताते थे कि मैं खतरे को मोल ले रही हूँ। लेकिन आज वही लावारिस शख्स, जिसके सिरहाने कोई नहीं बैठता था, पूरे देश का सहारा बनकर सबके सामने खड़ा था।
कुछ समय के लिए उसे आर्मी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। मैं जब भी उससे मिलने जाती, वो व्हीलचेयर पर बैठकर मेरा इंतजार कर रहा होता। उसकी बहादुरी के किस्से टीवी पर चलने लगे, अखबारों में उसकी कहानी सुर्खियां बन गई। लेकिन मेरे लिए वो कोई मेजर या कमांडो नहीं था, वो मेरा प्रखर था, मेरा बेटा था जो मुझे बुढ़ापे में मिला था। मेरे सगे भाई ने तो मुझे छोड़ दिया था, मेरे पति ने मुझे बांझ कहकर घर से निकाल दिया था, लेकिन भगवान ने मुझे एक ऐसा बेटा दिया जिस पर पूरे देश को गर्व था। मुझे अब समझ आ गया था कि खून के रिश्ते ही सब कुछ नहीं होते हैं। इंसानियत का रिश्ता, दर्द का रिश्ता और एहसास का रिश्ता खून से भी कहीं ज्यादा बड़ा होता है। मैं आज भी उसी अस्पताल में काम करती हूँ, लेकिन अब मैं अकेली नहीं हूँ। अब जब मैं घर जाती हूँ तो अकेलापन मेरा स्वागत नहीं करता। मेरा बेटा, मेरा रखवाला अब हर रोज अपनी वर्दी में मुझे लेने आता है, और जब वो मुझे माँ कहकर पुकारता है तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया की खुशियाँ मेरी झोली में भर गई हैं। ये सच है कि भगवान आपकी परीक्षा जरूर लेता है, लेकिन अगर आप उस परीक्षा में पास हो जाएं तो वो आपको झोली भरकर भी देता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, हाइप दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। किसी भी व्यक्ति, घटना या संस्था से इसका कोई संबंध नहीं है। किसी भी समानता को केवल संयोग ही समझा जाए। धन्यवाद।